नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम भारत पर तुर्क आक्रमण में मोहम्मद गोरी को समझने का प्रयास करेंगे। हमने अपनी पुरानी वीडियो में भारत पर जो तुर्क आक्रमण में जो महमूद गजनवी था उसके आक्रमण को समझा था कि किस प्रकार उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए जो खैबर दर्रे से भारत में आया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम मोहम्मद गोरी पर चर्चा करेंगे और आज हम मोहम्मद गोरी पर वो सब चर्चा करेंगे जो आपसे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे फिर वो एसएससी लेवल हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे फिर कोई भी आपका पुलिस भर्ती परीक्षा हो। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले भविष्य में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज हम सब चर्चा करेंगे मोहम्मद गोरी पर। मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए शुरुआत करें मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो देखिए, मोहम्मद गोरी को हम समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी से पहले भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ है? महमूद गजनवी का। और जो ये महमूद गजनवी है मेरे प्यारे बच्चों, ये महमूद गजनवी जो है ये किस वंश से है? ये गजनी वंश से है, या मैं इसे कह दूं यामनी वंश। क्या कह सकता हूं? यामनी वंश, ठीक है। और देखिए, महमूद गजनवी जो है मेरे प्यारे बच्चों, महमूद गजनवी की जो मृत्यु है ये 1030 ईस्वी में हो जाएगी। और जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है तो महमूद गजनवी के बाद ये जो गजनी वंश है इसका एक प्रकार से पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि महमूद गजनवी के बाद कोई इतना ताकतवर शासक नहीं आया जो गजनी वंश को चला पाए। जिस प्रकार से हम मुगल साम्राज्य में तो बहुत सारे शासक पढ़ते हैं, लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं कि औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 में, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई एक योग्य शासक नहीं आता है मुगल साम्राज्य में। तो एक प्रकार से औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य डिक्लाइन होना शुरू होता है। सेम उसी प्रकार महमूद गजनवी के मरने के बाद एक प्रकार से गजनी जो वंश है ये कमजोर होता चलता है। तो स्वाभाविक है, अगर कोई वंश कमजोर हो रहा है तो स्वाभाविक है उसका फायदा कोई दूसरा उठाएगा और दूसरा उसका फायदा उठाकर अपनी शक्ति को बढ़ाएगा। और वो शक्ति किसने बढ़ाई? मोहम्मद गोरी ने। गजनवी वंश का पड़ोसी एक प्रदेश है जिसका नाम है गोर प्रदेश। गोर प्रदेश गजनी साम्राज्य का पड़ोसी प्रदेश है। और जो गोर प्रदेश है, और गोर प्रदेश एक कबीला है, इसने अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू किया। क्या बढ़ानी शुरू करी? अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू करी इस गोर कबीले ने। और इसी गोर कबीले में से आया जिसका नाम है मोहम्मद गोरी, ठीक है। और याद रखिए, जो ये गोर प्रदेश है, ये गोर प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों गजनी साम्राज्य के अधीन है। ये गजनी साम्राज्य के ही अधीन था, लेकिन इसका एक शासक आएगा जिसका नाम है ग्यासुद्दीन। वो इसे स्वतंत्र कर लेगा, और जब स्वतंत्र कर लेगा तो फिर वहीं से उसी का भाई है मोहम्मद गोरी जो भारत पर हमला करेगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए, गोर प्रदेश ने फायदा उठाया किसका? गजनवी साम्राज्य की कमजोरी का, गजनवी साम्राज्य की कमजोरी का। और वो जो गोर प्रदेश है ये पहले गजनी साम्राज्य में ही आता था। और जो एक गोर प्रदेश है यहां पे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मतलब इस गोर प्रदेश में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, बौद्धिस्ट लोग रहते थे, ठीक है। और कहते हैं इसी गोर प्रदेश का इस्लामीकरण महमूद गजनवी ने ही किया था। तो एक गोर प्रदेश जो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, उसी गोर प्रदेश का इस्लामीकरण जो है ये महमूद गजनवी ने ही किया था। और ये गोर प्रदेश गजनवी साम्राज्य के ही अधीन था।
और जब ये कमजोर होने लगा तो गौर प्रदेश ने इसका फायदा उठाया और वो शक्ति बढ़ाते चला। तो आइए अब हम इस गौर प्रदेश को समझने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह आपके सामने नक्शा है, किस प्रकार से उस समय जो स्थिति थी वो आपके सामने दर्शाई गई है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो ये गजनी साम्राज्य है ये कमजोर क्यों होता चला। तो देखिए, गजनी साम्राज्य कमजोर होने का कारण क्या है। यहां पर आप एक साम्राज्य देखेंगे जिसका नाम है सल्जुक। क्या नाम है? सल्जुक साम्राज्य। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? सल्जुक साम्राज्य है। कहां पर है? गजनी साम्राज्य के बिल्कुल पड़ोस में सल्जुक साम्राज्य है। कहते हैं सल्जुक साम्राज्य और गजनी साम्राज्य के बीच अक्सर लड़ाइयां होती थी, जिसके कारण गजनी साम्राज्य कमजोर होता चला और जो इसकी शक्ति है, इसकी जो शक्ति है वो लगातार बढ़ती चली। किसकी शक्ति? सल्जुक साम्राज्य की शक्ति अचानक बढ़ती चली और गजनी साम्राज्य की शक्ति अचानक कमजोर होती चली, जिसका फायदा किसने उठाया? गौर प्रदेश ने। और इस गौर प्रदेश के जो लोग थे वो किससे संबंधित थे? तो संसबनी वंश से संबंधित थे, जहां पर कभी एक प्रकार से बौद्ध धर्म के लोग मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है। तो सल्जुक साम्राज्य ने जब गजनी साम्राज्य पर हमला कर करके इसको कमजोर किया, तो देखिए इसी गजनी साम्राज्य का एक शासक है जिसका नाम है बहराम शाह। क्या नाम है? बहराम शाह इस गजनी साम्राज्य का शासक है। इस गजनी साम्राज्य के शासक ने गौर प्रदेश पर हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया? गौर प्रदेश पे। हमले तो कई बार हुए गौर प्रदेश पे गजनी साम्राज्य के, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण घटना थी कि जब बहराम शाह ने इस गौर प्रदेश पर हमला किया, और इस गौर प्रदेश का एक शासक है जिसका नाम है अलाउद्दीन हुसैन। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? अलाउद्दीन हुसैन। कहा जाता है कि अलाउद्दीन हुसैन के भाई की हत्या कर दी गई। बहराम शाह ने जब इस गौर प्रदेश पर हमला किया तो स्वाभाविक है अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई की हत्या कर दी गई, तो अलाउद्दीन हुसैन शाह को गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो कहते हैं इसे इतना गुस्सा आया कि इसने पूरे गजनी साम्राज्य में प्रवेश कर कर गजनी साम्राज्य को तबाह कर दिया। गजनी साम्राज्य को क्या कर दिया? तबाह कर दिया। और कहते हैं यहाँ पर जो कब्रें थी उन कब्रों से हड्डियां निकाल निकाल कर उनको जलाने का भी काम किया। इसलिए इसे कहते हैं अलाउद्दीन हुसैन शाह को संसार को जलाने वाला। इसे संसार को जलाने वाला कहते हैं क्योंकि इस गजनी साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक उपाधि ली जहासोज। तो इनकी उपाधि है जहासोज, मतलब संसार को जलाने वाला। ठीक है। और इसी अलाउद्दीन हुसैन शाह के भतीजे हैं जिसका नाम है गियासुद्दीन। क्या नाम है? गियासुद्दीन। और गियासुद्दीन का भाई है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। तो कहने का मतलब है अलाउद्दीन हुसैन शाह के जो भाई थे उस भाई के दो पुत्र हैं गियासुद्दीन और मोहम्मद गौरी। तो हम कह सकते हैं कि जो अलाउद्दीन हुसैन हैं ये मोहम्मद गौरी के क्या हैं? चाचा है। ठीक है। और अलाउद्दीन हुसैन के बाद गौर प्रदेश का शासक कौन बनेगा? तो गौर प्रदेश का शासक बनेगा गियासुद्दीन। और जब गियासुद्दीन गौर प्रदेश का शासक बनता है तो अपने भाई अपने भाई मोहम्मद गौरी को गजनी का शासक बना देता है।
गजनी का शासक। तो जब गौर प्रदेश गयासुद्दीन के पास आता है तो ये मोहम्मद गौरी अपने भाई को गजनी का शासक नियुक्त कर देता है, और फिर जब ये गजनी का शासक नियुक्त होगा फिर ये भारत की तरफ विस्तार करता है। देखिए, हमने जो महमूद गजनवी को पढ़ा था, महमूद गजनवी का जो मुख्य उद्देश्य है भारत पर हमला करने का, तो महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य है धन को लूटना, उनका मुख्य उद्देश्य रहा। और जो मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य है, एक विस्तारवादी का, कि विस्तारवादी की नीति पर चलेंगे, और दूसरा मुस्लिम शासन को स्थापित करेंगे भारत में। तो देखिए, अगर हम समझे मोहम्मद गौरी का उद्देश्य, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उद्देश्य अगर हम समझने का प्रयास करें तो पहला देखिए, एक तो विस्तारवादी, क्या है? विस्तारवादी, ये विस्तार करने आए हैं अपने साम्राज्य का। दूसरा मुस्लिम शासन, मुस्लिम शासन को स्थापित करना। जबकि ये उद्देश्य महमूद गजनवी का नहीं था। महमूद गजनवी का उद्देश्य तो भारत से धन को लूटना था, लेकिन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य है मुस्लिम शासन को स्थापित करना भारत में और विस्तारवादी नीति पर चलना। देखिए, इनके जो भाई है गयासुद्दीन, वो कहते हैं कि मोहम्मद गौरी और गयासुद्दीन के बीच एक समझौता हो जाता है। वो समझौता क्या है कि मोहम्मद गौरी तो पूर्व की तरफ विस्तार करेंगे, ठीक है, और जो इनके भाई है वो पश्चिम की तरफ विस्तार करेंगे। तो वो तो पश्चिम की तरफ विस्तार करने निकलते हैं और ये पूर्व की तरफ विस्तार करते हैं। और देखिए, ये गौर प्रदेश है, ये गजनी है, और गौर और गजनी के पूर्व में क्या है? हमारा प्यारा भारत है। तो जब ये पूर्व में चलता है मोहम्मद गौरी विस्तार करने के लिए, तो स्वाभाविक है पूर्व में क्या आएगा? भारत आएगा। तो इनके हमले किस पर होंगे? भारत पर होंगे, क्योंकि पश्चिम में विस्तार ये इतना नहीं कर सकते हैं। पश्चिम में इतना विस्तार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पश्चिम में एक साम्राज्य है ख्वारिज्म। कौन सा साम्राज्य है? ख्वारिज्म साम्राज्य है, जो एक शक्तिशाली साम्राज्य है। तो इन गौरी, या मैं कह दूं गौर प्रदेश को मालूम था कि हम पश्चिम में तो इतना विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि पश्चिम में एक शक्तिशाली साम्राज्य बैठा हुआ है जिसका नाम ख्वारिज्म साम्राज्य है। इसलिए पश्चिम की तरफ कम, पूरब की तरफ ज्यादा ध्यान इनका केंद्रित रहा, क्योंकि इन्हें पता है कि भारत में जो इस समय जो अलग अलग शासक हैं, ये इतने मिलजुल कर नहीं रहते, इनमें इतनी एकता नहीं है, इसलिए हम आसानी से इन्हें हरा सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कन्नौज की चौहानों से लड़ाई है, चौहानों की चालुक्य से लड़ाई है, सब अपने अपना हित साधने में लगे हुए हैं। इसलिए मोहम्मद गौरी को पता था कि यहाँ पे सब राज्यों में एकता नहीं है, इसलिए हम इन्हें आसानी से हरा सकते हैं, इसलिए पूर्व की तरफ विस्तार किया। और ख्वारिज्म और गजनी, मैं कह दूं ये गौर प्रदेश जो है, इनके बीच में एक खुरासान नामक स्थान है, जिसको लेकर अक्सर इनके बीच में लड़ाई चलती थी। और खुरासान को कौन जीत जाता है? ख्वारिज्म जीत जाता है खुरासान को। तो कहने का मतलब है कि ख्वारिज्म एक बहुत शक्तिशाली था इनके पश्चिम में, इसलिए वो पश्चिम में ज्यादा विस्तार नहीं कर पा रहे थे। तो आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए मोहम्मद गौरी के आक्रमण। अब हम मोहम्मद गौरी के आक्रमण को पढ़ेंगे। जिस प्रकार मैंने महमूद गजनवी के 17 आक्रमण के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम मोहम्मद गौरी के आक्रमण को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण।
कब हुआ? प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में। कब हुआ? 1175 ईस्वी में मुल्तान नामक स्थान पर। काफी बार एग्जाम में आता है कि मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण बताइए, तो आप बताएंगे 1175 ईस्वी में मुल्तान नामक स्थान पर। जबकि महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध था। ठीक है, तो आइए हम समझने का थोड़ा और प्रयास करें। देखिए गजनी, क्योंकि देखिए ये गजनी किसके अधीन आ चुका है? गोर या मोहम्मद गोरी के अधीन आ चुका है। तो इन्होंने जो पहला आक्रमण है वो कहां पर किया है? मुल्तान पर। और मुल्तान पर कब किया? 1175 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान पर हमला किया है। और मुल्तान में एक जनजाति है करमाथी। करमाथी जनजाति को इन्होंने पराजित किया। मेरे प्यारे बच्चों, मोहम्मद गोरी के समय तीन मुस्लिम मैं कह सकते हैं एक प्रकार से साम्राज्य, 3 मुस्लिम वंश थे। कौन कौन थे? 3 मुस्लिम वंश। एक सिंध क्षेत्र, एक सिंध था, एक मुल्तान था और एक पंजाब था। तो सिंध, मुल्तान और पंजाब ये 3 मुस्लिम शासन क्षेत्र है, बाकी सब हिंदू है। यहाँ पे गुजरात की तरफ चालुक्य, इधर चौहान, इधर कन्नौज में गढ़वाल, इधर बंगाल में सेन और पौल वंश। तो ये सब तो हिंदू शासन है। यहाँ पर 3 ऐसे थे ये जहां पे मुस्लिम शासन था मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय। तो इन्होंने पहला आक्रमण किस पे किया? मुल्तान पर किया। 1175 में जनजाति करमाथी है और इनको हराया। और ये जब हमला करने आ रहे थे तो किस रास्ते से आ रहे थे? ये आ रहे थे गोमल दर्रा। क्या नाम है? इन्होंने हमले, जो शुरुआती हमले किए मोहम्मद गोरी ने, वो गोमल दर्रे से किए। कौन सा दर्रा है? गोमल दर्रा। ठीक। और फिर इन्होंने सिंध पर भी हमला किया। और सिंध जो है, सिंध में एक जनजाति थी जिसका नाम था सुरमा वंश। मैं कह दूं सुरमा वंश था यहाँ। इस सुमरा वंश को भी इन्होंने हराया है। ठीक है, तो सिंध में सुमरा वंश, मुल्तान में करमाथी जनजाति को हराया। अब देखिए इसके बाद इनका जो हमला है गोरी का अगला हमला कहां होगा? इस चालुक्य पर, चालुक्य वंश, या मैं इसको कह दूं सोलंकी वंश। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इन्होंने पहले बाहरी क्षेत्र, मतलब बाहर के क्षेत्र जीते, मुल्तान पर, सिंध पर। और जब इन दोनों को जीत लिया है, सिंध और मुल्तान को, तो फिर अगला हमला किस पर होगा? चालुक्य पर। क्योंकि इन्होंने ये क्षेत्र तो जीत लिए, जो बाहरी क्षेत्र थे, मुस्लिम वाले क्षेत्र थे जहां पे मुस्लिम शासन था, वहां जीत लिए। अब ये चालुक्य वंश या सोलंकी वंश पर हमला करेंगे। और इन्होंने, मोहम्मद गोरी ने मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में किस पर हमला किया? तो 1178 ईस्वी में किस पे हमला किया है? गुजरात पर, या मैं कह दूं पाटन पर, या मैं कह दूं अनीलवाड़ा। ये तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो गुजरात, पाटन या अनीलवाड़ा पर इन्होंने हमला किया 1178 ईस्वी में। तो यहां पे कौन सा शासन राज कर रहा है? चालुक्य वंश या सोलंकी वंश यहां पर शासन कर रहा है गुजरात में उस समय। और यहां का शासक कौन है? भीमदेव द्वितीय। कौन है? भीमदेव द्वितीय, या इसी को मैं कह सकता हूं मूल राज द्वितीय। क्या कह सकता हूं? मूल राज द्वितीय। याद करिए, महमूद गजनवी ने जब 1025 ईस्वी में
गुजरात पर हमला किया, मतलब सोमनाथ मंदिर पर जब हमला किया, तो उस समय शासक भीमदेव प्रथम थे। अब कौन है? भीमदेव द्वितीय है, जिन्हें मूल राज द्वितीय भी कहते हैं। ये इस समय चालुक्य वंश के राजा है। और यहाँ पे ये चालुक्य वंश कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। और कहते हैं इस भीमदेव द्वितीय की जो माता है, विधवा साहसी मां, जिसका नाम क्या है? नायिका देवी। तो कहते हैं जब मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात, पाटन, अनिलवाड़ा या जब चालुक्य वंश पर हमला किया, जिसका शासक भीमदेव द्वितीय है, उस युद्ध की जो रणनीति है, वो रणनीति भीमदेव द्वितीय नहीं, इनकी माता नायिका देवी बना रही थी। तो इस पूरे युद्ध की जो रणनीति है, ये नायिका देवी बना रही थी। भीमदेव द्वितीय इतना योग्य शासक नहीं था। इस सारे युद्ध की रणनीति इनकी मां देख रही थी, नायिका देवी। इसलिए इन्हें भारतीय इतिहास में विधवा सासी मां कहा जाता है। ठीक है। और भीमदेव द्वितीय और नायिकी देवी ने दोनों ने मिलकर मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है। मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार, यह मोहम्मद गौरी की पहली हार है भारत पर। और हराने वाले कौन? नायिका देवी और भीमदेव द्वितीय। किस वंश के? चालुक्य वंश। कहां है? गुजरात में। ठीक है। तो ये मोहम्मद गौरी की पहली हार हो गई। और जब मोहम्मद गौरी की पहली हार हो गई, तो ये वापस लौटकर कहां चले गए? गजनी की तरफ। और जब वापस चले गए, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये गौरी समझ गया कि जिस रास्ते से हम गए थे, अब उस रास्ते को बदलना होगा। क्योंकि अगर भारत पर विजय प्राप्त करनी है, तो अब हम किस रास्ते से चलेंगे? अब हम पंजाब वाले रास्ते से चलेंगे। किस रास्ते से? पंजाब वाले रास्ते से। देखिए किस प्रकार मोहम्मद गौरी जब चालुक्य वंश से ये हार गया, तो इसने अपना रास्ता ही बदल लिया। क्योंकि समझ चुका था जिस दर्रे, गोमल दर्रे से हम भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, अब वहां से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अब हम दूसरे रास्ते से चलेंगे। और दूसरा रास्ता कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? खैबर दर्रा। कौन सा है? खैबर दर्रा। याद करिए, इसी खैबर दर्रे से महमूद गजनवी भारत आया था। और जब इसने खैबर दर्रे से होते हुए पंजाब से प्रवेश करना का विचार भारत में किया, तो ये एक प्रकार से सफल हो गया। तो देखिए किस प्रकार महमूद गजनवी अपने मार्ग को बदल लेता है भारत पर हमला करने के लिए। ये कहा जाता है इतिहास में कि मोहम्मद गौरी जो गलती एक बार करता है, वो दोबारा नहीं दोहराता। तो सोचिए, अगर वो दोबारा से इसी गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता, तो हो सकता है उसकी हार बार बार होती। लेकिन उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। और अब इस बार ये खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करेगा, पंजाब के रास्ते से। और पंजाब में इस समय कौन बैठा हुआ है? इस समय खुसरो मलिक बैठा हुआ है। तो पंजाब में कौन है? खुसरो मलिक। अब ये खुसरो मलिक कौन है? ये गजनी वंश जो महमूद गजनवी का था, गजनी वंश का ये अंतिम शासक है। अब ये यहां पे कैसे आ गए? आप तो सोचोगे कि ये तो गजनी वंश का था, तो ये पंजाब में कैसे आ गया? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब बहराम शाह पर इस अलाउद्दीन ने जब हमला किया था, जिसने पूरे गजनी को तबाह कर दिया था, तो कहते हैं बहराम शाह डरकर पंजाब वाले क्षेत्र में आ गए थे। तो ये जो बहराम शाह था, गजनी से किस क्षेत्र में आ गए थे? पंजाब वाले क्षेत्र में आ गए थे। और उसी बहराम शाह का पुत्र है खुसरो मलिक, जो यहीं पर अपना जीवन जी रहा था। और पंजाब पे ही लाहौर है। पंजाब में ही क्या मौजूद है?
लाहौर मौजूद है, ये यहीं पर शासन कर रहे थे खुसरो मलिक, और खुसरो मलिक ही अंतिम शासक है। तो कहने का मतलब क्या है कि गौर प्रदेश मतलब मोहम्मद गोरी और गजनी साम्राज्य के तो बीच में पहले से ही प्रतिद्वंद चल रहा था। जब प्रतिद्वंद चल रहा था तो ये अच्छा मार्ग था यहां से प्रवेश कर कर इसको हराकर और फिर ये नीचे की तरफ भारत में प्रवेश करे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मोहम्मद गोरी ने फिर इस दर्रे से प्रवेश कर खैबर दर्रे से पंजाब में लाहौर पर अधिकार किया, और लाहौर पर अधिकार कर किसे हराया? खुसरो मलिक को। और खुसरो मलिक गजनी वंश का अंतिम शासक है, तो इसको हराया। फिर पंजाब से यह कहां पर आएंगे? चौहान वंश पर। तो नीचे कौन सा वंश है? चौहान वंश। तो मेरे प्यारे बच्चों, चौहान वंश दिल्ली से अजमेर तक था, दिल्ली से अजमेर तक। तो दिल्ली से अजमेर तक का शासन है चौहान वंश का। तो ये दिल्ली से अजमेर तक। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये अब किस पर हमला करेंगे? ये हमला करेंगे पृथ्वीराज चौहान पर। तो अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के महत्वपूर्ण युद्ध। तो आइए, मोहम्मद गोरी के महत्वपूर्ण युद्ध। तो मोहम्मद गोरी के जो महत्वपूर्ण युद्ध है उनमें से जो युद्ध आता है वो क्या आता है? तराइन का युद्ध। तराइन का मैं कह दूं प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। अब आपसे एग्जाम में पूछेंगे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो आप बता देंगे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ है। और जो तराइन का जो प्रथम युद्ध है किस किस के बीच हुआ? गोरी और पृथ्वीराज चौहान। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जो है वो कौन से चौहान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आप बताएंगे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसका नाम है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। ये तराइन जो है ये हरियाणा में आता है। कहाँ आता है? हरियाणा में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या था कि जब लाहौर पर कब्जा करता है मोहम्मद गोरी, तो लाहौर के बाद जब ये नीचे आने की उत्तर भारत में जब ये आते हैं तो उत्तर भारत में इन्होंने मोहम्मद गोरी ने भटिंडा जीता था। क्या जीता था? भटिंडा, जिसे तबरहिंद भी कहते हैं, है ना। तो तबरहिंद या भटिंडे के जो किला था उस पर कब्जा कर लिया था मोहम्मद गोरी ने। तो इसी भटिंडे को लेकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष शुरू हुआ। जब मोहम्मद गोरी ने तबरहिंद या मैं कह दूं भटिंडे के किले पर जब कब्जा किया तो पृथ्वीराज चौहान कहते थे कि भटिंडा तो मेरा है, और गोरी कहता था ये मेरा है। तो इसी भटिंडे को लेकर दोनों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ, और दोनों की जो सेना है ये हरियाणा के तराइन नामक क्षेत्र पर दोनों की सेना आमने सामने होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसकी क्या हो जाती है? इसकी जीत होती है। तो इसकी जीत हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की। और पृथ्वीराज चौहान किस वंश से संबंधित है? ये चौहान वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? चौहान वंश से संबंधित है। ठीक है। और फिर दोबारा से जब मोहम्मद गोरी वापस लौट गया, गजनी वापस लौट गया,
और दोबारा से अपनी सेना की शक्ति वर्दी करने में लग गया। तो कहते हैं मोहम्मद गौरी अपनी सेना को डबल करने में तैयारी में जुट गया और एक प्रकार से युद्ध की तैयारी में जुट गया। और जब अगले साल दोबारा ये तराइन के युद्ध में हमला करते हैं, दूसरा जो तराइन का युद्ध होता है 1192 में। तो अब हम जिसको पढ़ते हैं वो है तराइन का दूसरा युद्ध। और जो तराइन का दूसरा युद्ध है ये 1192 ईस्वी में होता है, बस वर्ष बदल जाएगा इसमें, है ना। 1192 में, उसमें 91 था तराइन के पहले युद्ध में। ये 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। अगले साल गौरी अपनी सेना एक प्रकार से अपनी सेना की शक्ति बढ़ाकर लेकर आया और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, तराइन का जो पहला युद्ध 1191 में हुआ गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। जबकि इस वाले में जो जीत होती है वो मोहम्मद गौरी की होती है और पृथ्वीराज चौहान की यहां पर हार हो जाती है। और जब गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा तो कहने का मतलब है गौरी के लिए दिल्ली के दरवाजे खुल गए। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के दरवाजे कब खुले, तो दिल्ली के दरवाजे खुल गए थे तराइन का दूसरा युद्ध जीतने के बाद। और भारत में एक प्रकार से मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। ना तो मोहम्मद बिन कासिम ने, ना महमूद गजनवी ने, इन दोनों में से किसी ने भी भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, जबकि मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, जिसमें वो सफल भी हुआ है। तो ये दिल्ली के दरवाजे खुल गए मोहम्मद गौरी के लिए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का साथ देने के लिए कोई भी नहीं आया। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये चौहान वंश के बराबर में कन्नौज, और कन्नौज जो है यहाँ पे गढ़वाल वंश का शासन था और गढ़वाल वंश के शासक है जयचंद। तो जयचंद जो कन्नौज के शासक थे गढ़वाल वंश के, इन चौहान में और इनमें तो कभी बनी नहीं बनने के कई कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कि जयचंद की जो पुत्री है संयोगिता, इस संयोगिता का स्वयंवर किया जा रहा था। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भेजा, और जब निमंत्रण नहीं भेजा तो संयोगिता को जो स्वयंवर चल रहा था वहीं से इनको उठा ले आए। ठीक है, तो एक तो विवाद का कारण ये रहा कि इनकी पुत्री को स्वयंवर से उठाकर ले आए थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और दूसरा बताया जाता है कि जो दिल्ली है, इस दिल्ली को स्थापित करने वाला कौन है? अनंगपाल तोमर। इस दिल्ली को स्थापित करने वाला है अनंगपाल तोमर। और अनंगपाल तोमर की जो पुत्री है, इस पुत्री की शादी अजमेर के शासक सोमेश्वर से हुई थी। ठीक है, तो अनंगपाल की जो पुत्री थी उसकी शादी अजमेर के शासक सोमेश्वर से हुई थी। और सोमेश्वर के जो पुत्र हैं वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो सोमेश्वर के पुत्र हैं, जो अजमेर के शासक थे। तो मैं कह सकता हूं कि पृथ्वीराज चौहान के नाना कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के नाना कौन थे? अनंगपाल तोमर थे। तो कहते हैं
कि अनंगपाल तोमर जो तोमर वंश का है, उसने ये जो दिल्ली है, ये दिल्ली पृथ्वीराज चौहान को सौंप दी थी इनके साहस को देखते हुए। और कहते हैं जब दिल्ली इनको सौंपा तो अजमेर से दिल्ली तक किनका शासन हो गया? इस पृथ्वीराज चौहान का हो गया, जिससे नाराज कौन थे? कन्नौज गढ़वाल वंश के जयचंद, कि ये चाहते थे कि अनंगपाल तोमर मुझे दिल्ली देकर जाए। जब इन्हें दिल्ली नहीं मिली तो एक प्रकार से नाराज हुए। तो कहने का मतलब है दिल्ली को लेकर इन दोनों के बीच में प्रतिद्वंद चलता रहता था। इधर चालुक्य वंश का चौहान के साथ प्रतिद्वंद था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्य वंश पर भी आक्रमण किया है। ठीक है, तो एक प्रकार से एकता नहीं थी भारतीय शासकों के बीच में, जिस कारण मोहम्मद गोरी ने इसका फायदा उठाया और चौहान को पराजित करा, क्योंकि चौहान की सहायता करने यहाँ पे कोई भी नहीं आया था। और याद रखिए पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि है उसका नाम क्या है? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि है चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई, ठीक है, इसकी एक रचना है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज जो रासो है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंद्रबरदाई की। और चंद्रबरदाई कौन है? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि है ना। ये कहते हैं, ये चंद्रबरदाई अपनी पृथ्वीराज रासो में लिखता है कि मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी पृथ्वीराज चौहान ने, ऐसा लिखते हैं ये, है ना। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं होती। पुष्टि क्यों नहीं होती? अगर मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई थी तो फिर वो 1194 में चंदावर के युद्ध में कहां से आ जाएंगे, है ना। तो ये देखिए इनकी बातों को इतना महत्व नहीं मिलता, क्योंकि अगर ये सच कह रहे थे तो फिर अचानक से चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी जिंदा कैसे हो जाएंगे, है ना। तो अलग अलग कहानियां हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। कुछ कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा में जो सिरसा आता है उस सिरसा नामक स्थान पे पकड़ लिया गया था। फिर इनकी प्रकार से जो भी कुछ है, ठीक है, अलग अलग कहानियां हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में यहाँ पर। और देखिए जो पृथ्वीराज चौहान ने जो तराइन के युद्ध लड़े हैं, तराइन युद्ध का जो उल्लेख है, एक तो आपको चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो उसमें मिल जाती है, और एक लेखक और है हसन निजामी। हसन निजामी ने भी इस तराइन के युद्ध का एक प्रकार से उल्लेख किया है। तो तराइन के युद्ध के बारे में हमें जानकारी एक तो हसन निजामी की पुस्तक से मिलती है, और इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान की चंद्रबरदाई से भी इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो आइए इसके बाद हम जो पढ़ने का प्रयास करेंगे वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है? चंदावर का युद्ध। और जो चंदावर का युद्ध है, ये चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। जो किसने जीता? जो मोहम्मद गोरी ने जीता, और यहां पे जयचंद की क्या हो गई? हार हो गई। तो जयचंद की तो हार हो गई और मोहम्मद गोरी यहां पर जीत जाता है। तो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे चंदावर का जो युद्ध है वो कब और किसके बीच हुआ? 1194 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई, मोहम्मद गोरी की जीत हुई। और ये जयचंद कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जयचंद कौन है? तो गढ़वाल वंश जो कन्नौज में शासन करता था, ठीक है। तो कन्नौज और इटावा के बीच में आता है चंदावर, वहीं पे दोनों की सेना आमने सामने होती है, जिसमें ये हार हो जाती है। इसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम जिसको पढ़ने का प्रयास करेंगे वो क्या है? देखिए ये जो ख्वारिज्म है और जो यहाँ पे मोहम्मद गोरी है, तो मोहम्मद गोरी और ख्वारिज्म के बीच में भी संघर्ष चलता है, ठीक है।
और ये लगभग आप मान के चलिए 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी के आसपास एक युद्ध होता है जिसका नाम है अंधखुद। अंधखुद का युद्ध। किसका युद्ध होता है? अंधखुद का। तो कहते हैं कि चंदावर, ये जो कन्नौज है, इस कन्नौज के शासक जयचंद को हराने के बाद ये महमूद गजनवी वापस चले गए थे और वापस जाने के बाद इनका जो एक प्रकार से संघर्ष है इस ख्वारिज्म से चलता है। ख्वारिज्म जो एक साम्राज्य है, इसके साथ इनका शासन चलता है और एक युद्ध होता है जिसका नाम है अंधखुद का युद्ध। और ये अंधखुद का युद्ध लगभग 1205 ईस्वी में होता है और इस अंधखुद के युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है। पराजित हो जाता है ख्वारिज्म शाह से। तो जब ख्वारिज्म शाह से मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है अंधखुद के युद्ध में, क्योंकि मोहम्मद गोरी का इस ख्वारिज्म जो साम्राज्य है इनके साथ संघर्ष चलता है, तो एक प्रकार से जब मोहम्मद गोरी पराजित होता है तो इसी लगभग आप मान के चलिए इस पंजाब के क्षेत्र में एक जनजाति है जिसका नाम है खोकर। एक खोकर जनजाति है। तो एक खोकर जनजाति एक अफवाह फैला देती है कि मोहम्मद गोरी मारा गया, जबकि मोहम्मद गोरी यहाँ पे मारा नहीं जाता, बस एक प्रकार से अफवाह फैला दी जाती है खोकर जनजाति या खोकर सरदारों के द्वारा। खोकर सरदारों के द्वारा। तो इनके द्वारा जब ये अफवाह फैला दी जाती है तो मोहम्मद गोरी को पसंद नहीं आया कि मेरी ही अफवाह इन्होंने फैला दी है। तो फिर ये जो गोरी है, यहाँ पराजित जरूर है लेकिन वो मारा नहीं गया, और फिर जो गोरी है, गोरी ने खोकर सरदारों के खिलाफ अपना अंतिम अभियान चलाया। तो मोहम्मद गोरी का जो अंतिम अभियान है, अंतिम अभियान, इनका अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? खोकर सरदारों के खिलाफ। और खोकर सरदारों के खिलाफ इनका अंतिम अभियान है। और फिर कहते हैं मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु है वो 1206 ईस्वी में हो जाती है। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुई थी, जबकि महमूद गजनवी की जो मृत्यु है वो 1030 में हुई थी। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में दम्यक नामक स्थान पर, तो दम्यक नामक स्थान पर हुई जब एक प्रकार से खोकरों से संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, यहीं पर किसी एक सरदार ने इनकी एक प्रकार से हत्या कर दी थी। ठीक है, तो हमने सब कुछ यहाँ पे पढ़ने का प्रयास किया। यहाँ पे देखिए बंगाल में एक सेन और पोल वंश है। अब थोड़ा चर्चा हम इन पे भी करेंगे। तो आइए वो कैसे करते हैं चर्चा। देखिए, जब हम मोहम्मद गोरी के दास पर चर्चा करेंगे कि मोहम्मद गोरी के कौन कौन से दास थे। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के दासों में अगर हम चर्चा करें तो एक है यलडोज। क्या नाम है? यलडोज। एक का नाम क्या है? कुबाचा। एक का नाम है एबक और एक का नाम है बख्तियार खिलजी। क्या नाम है? बख्तियार खिलजी। तो ये चारों के चारों किसके गुलाम या किसके दास है? तो ये मोहम्मद गोरी के दास है मेरे प्यारे बच्चों। और कहते कि मोहम्मद गोरी अपने गुलाम या अपने दास को पुत्रों की तरह मानता था, और जो इसने साम्राज्य जीता था, है ना, वो अपने गुलामों में एक प्रकार से बांट दिया था। यलडोज को कहते हैं इन्होंने गजनी दिया, कुबाचा को इन्होंने सिंध या मैं कह दूं मुल्तान और एक प्रकार से काबुल दिया, और जो ऐबक है इसे दिल्ली और लाहौर दिया। तो दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र ऐबक को दिया। याद करिए, जब हम मोहम्मद गोरी के बाद दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, और दिल्ली सल्तनत को जो स्थापित करेगा वो कौन करेगा? ऐबक ही करेगा दिल्ली सल्तनत को स्थापित। और ये ऐबक एक वंश चलाएगा भारत में, जिसे कहते हैं गुलाम वंश। और जो बख्तियार खिलजी है,
बख्तियार खिलजी एक प्रकार से इसका दास या सेनापति है और बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार पर अभियान चलाएगा। तो बंगाल और बिहार पर अभियान कौन चलाएगा? तो बख्तियार खिलजी चलाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि बिहार और बंगाल विजय किसने प्राप्त की थी? तो आप बताएंगे बख्तियार खिलजी ने की, जो एक प्रकार से मोहम्मद गोरी का दास या एक प्रकार से सेनापति है। तो आइए हम थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। अब बख्तियार खिलजी का बिहार और बंगाल अभियान। तो बिहार और बंगाल अभियान को समझे तो देखिए, तो सबसे पहले हम बिहार अभियान को समझते हैं। तो देखिए, बिहार अभियान जो है, कहते हैं बिहार को पूरी तरह तबाह कर दिया इस बख्तियार खिलजी ने। कहते हैं एक सामान्य दास, शायद मेरे को लगता है कि मोहम्मद गोरी को भी इतना विश्वास इस पर नहीं होगा जो इसने करके दिखाया। बंगाल और बिहार को बुरी तरह तबाह कर दिया इस बख्तियार खिलजी ने। इसने बिहार अभियान के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह किया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला, इसको तबाह करने वाला कौन है? बख्तियार खिलजी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि बताइए नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करने वाला कौन है? तो आप बताएंगे बख्तियार खिलजी। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। और ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र है। कहते हैं देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। 10,000 के आसपास यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक बौद्ध धर्म से की शिक्षा प्राप्त करने यहाँ थे। और इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया इस बख्तियार खिलजी ने। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी जो है, इसे एक बीमारी हो गई थी, और जब इसे एक बीमारी हुई तो कहते हैं इस बीमारी का इलाज कोई भी हकीम नहीं कर पा रहा था। और जब इसकी बीमारी का इलाज कहीं पर नहीं था और ये एक प्रकार से मरने के कगार पर थे, तो इसे बताया गया कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय, इस नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे आचार्य हैं जो आपका इलाज सही कर सकते हैं। और उनमें से एक आचार्य है राहुल। तो राहुल श्रीभद्र, कहते हैं राहुल श्रीभद्र, कहते हैं कि आपका जो इलाज है वो नालंदा विश्वविद्यालय में जो आचार्य है राहुल श्रीभद्र, वो सही कर सकते हैं आपका इलाज। तो बख्तियार खिलजी को ये बात पसंद नहीं आई कि जब हमारे हकीम या हमारे कुरान में जो कुछ भी है, जब उनके माध्यम से जब मैं ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति था, तो फिर एक ये बौद्ध धर्म से जो लोग हैं ये कैसे मेरी बीमारी को सही कर पाएंगे। तो कहते हैं कि राहुल श्रीभद्र जो आचार्य है उनको बुलाया गया। और कहते हैं कि जब राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया तो कहते हैं कि आप कैसे मेरा इलाज सही कर पाएंगे जब हमारे हकीम ही नहीं सही कर पा रहे हैं। तो कहा जाता है कि फिर राहुल श्रीभद्र ने पूछा कि आप सबसे ज्यादा किस पुस्तक को पढ़ते? कहते कि इन्होंने कहा कि ये कुरान को पढ़ना पसंद करते हैं। तो कहते हैं कि कुरान पर ही इन्होंने दवाई का लेप लगा दिया। ठीक है, और जब कुरान पर दवाई का लेप लगा दिया तो जब वो बख्तियार खिलजी जब ये उस कुरान को पढ़ते तो पेज को जब पलटते थे तो दवाई जो का लेप जो इन पेजों पर लगा हुआ था कुरान के, तो उस दवाई का जब संपर्क होता था इस बख्तियार खिलजी का तो ये सही होने लगे। तो जब ये इनकी बीमारी जब सही होने लगी तो फिर इन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हमारे हकीम, हमारा धर्म मुझे ठीक नहीं कर पाया और एक सामान्य आचार्य जो बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है वो मुझे सही कर गया। तो कहते हैं कि फिर ये नालंदा विश्वविद्यालय
को ध्वस्त करने का विचार करते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरी थी उस लाइब्रेरी को भी इन्होंने एक प्रकार से जला दिया। तो कहने का मतलब है ये भारत की जो विरासत थी उस पर एक गहरी चोट पहुंचाई इस बख्तियार खिलजी ने। भारत के पूरे ज्ञान को जलाकर राख कर दिया इस नालंदा विश्वविद्यालय में इस बख्तियार खिलजी ने। और फिर नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहते हैं कि ये लगभग 3 बार ध्वस्त हुआ। पहली बार ये हुनों के आक्रमण के समय भी ध्वस्त हुआ था, हुनों के आक्रमण के समय भी ध्वस्त हुआ था, स्कंदगुप्त के समय, और एक प्रकार से बख्तियार खिलजी ने भी इसको ध्वस्त किया है। इसके बाद इसने जो हमला किया विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर भी इसने इसको ध्वस्त किया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बंगाल के जो पोल शासक हैं, पोल शासक धर्मपाल, तो पोल शासक धर्मपाल ने इसे स्थापित किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जो नालंदा विश्वविद्यालय वो कुमारगुप्त प्रथम ने उसे स्थापित किया था, जबकि इसे एक पोल शासक धर्मपाल ने स्थापित किया विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। इसके बाद इन्होंने ओदंतपुरी, ओदंतपुरी कहते हैं इसे, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया। तो आप देख रहे हैं 3 विश्वविद्यालय, तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार में मौजूद है, इसकी स्थापना गोपाल ने की थी, जो एक पोल शासक ही है। तो गोपाल द्वारा स्थापित ओदंतपुरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो धर्मपाल द्वारा स्थापित है, वो भी बौद्ध धर्म का ही एक शिक्षा का केंद्र है। और इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय, तीनों विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म की शिक्षा के केंद्र थे, सबको तबाह कर दिया इस बख्तियार खिलजी ने, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाया किस प्रकार एक बौद्ध धर्म के आचार्य ने मुझे ठीक कर दिया जो हमारे बड़े बड़े हकीम नहीं कर पाए थे। ठीक है। और इसके बाद इसने कौन सा अभियान चलाया? इसके बाद इसने चलाया बिहार के बाद अभियान चलाया बंगाल अभियान। और बंगाल अभियान के समय यहाँ पे बंगाल में एक सेन वंश स्थापित था और इस सेन वंश के शासक थे जिसका नाम था लक्ष्मण देव। तो कहते हैं जब ये बंगाल अभियान पर चले तो सेन वंश के जो लक्ष्मण देव है, लक्ष्मण देव बिना लड़े ही पूर्वी बंगाल की तरफ चले गए, बिना लड़े ही पूर्वी बंगाल की तरफ चले गए। और ये जो राजधानी है वो राजधानी क्या थी? नदिया राजधानी थी। और पूर्वी बंगाल को छोड़ पूर्वी बंगाल की तरफ चले गए लक्ष्मण देव। जब ये बंगाल पहुंचा बख्तियार खिलजी, और फिर इस प्रकार से इन्होंने बंगाल को भी जीत लिया। और जब बंगाल को जीता तो फिर इन्होंने एक अभियान और चलाया, तिब्बत अभियान। लेकिन कहते हैं तिब्बत अभियान इन्होंने लगभग 1205 के आसपास चलाया था। और 1205 में जब इन्होंने चलाया तिब्बत अभियान तो कहते हैं तिब्बत अभियान के दौरान ही इनकी एक प्रकार से मृत्यु हो जाती है बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी एक बहुत महत्वपूर्ण दास या एक सेनापति था जिसने बिहार, बंगाल और तिब्बत अभियान चलाया था। ठीक है। और अब हम अगली वीडियो में जिस पर चर्चा करेंगे वो कौन है? अगली वीडियो हम लेकर आएंगे दिल्ली सल्तनत पर, जिसमें आप ऐबक जो इनका दास था उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा देखिए जो महमूद, ये जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी के जो सिक्के हैं, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी स्तर के एग्जाम के लिए, कि बताइए किनके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो बताएंगे मोहम्मद गोरी वो शासक है जिनके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। इसके अलावा ये जो महमूद गजनवी है,
अगर मैं महमूद गजनवी के सिक्कों की बात करूं तो महमूद गजनवी के सिक्के चांदी के थे और इनके सिक्के संस्कृत मुद्रा लेख में थे। किसमें थे? संस्कृत मुद्रा लेख में थे। तो संस्कृत मुद्रा लेख के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए, जबकि देवी लक्ष्मी की आकृति के सिक्के मोहम्मद गौरी ने जारी किए। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने मोहम्मद गौरी पे चर्चा की थी, तो अब हम एसएससी एमटीएस में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आइए उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है कब और किसके बीच हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है, इनकी क्या होती है? इनकी जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। तो तराइन का ये कौन सा युद्ध है? ये प्रथम युद्ध है। और तराइन जो क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तराइन का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध है ये कब और किसके बीच हुआ? तो ये युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ है। लेकिन इस युद्ध में कौन जीते हैं? तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई है। तो इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, जबकि तराइन का जो पहला युद्ध है उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो जो चंदावर का युद्ध है ये 1194 ईस्वी में हुआ है और ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। जयचंद कौन थे? तो कन्नौज में जो गढ़वाल वंश है उसके शासक है जयचंद, और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ है। इस युद्ध में जीत किसकी हुई? तो इस युद्ध में जीत मोहम्मद गौरी की हुई है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का दरवाजा
कब खुला? तो मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का दरवाजा कब खुला है? तो हम इसमें आंसर दे सकते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और चौहान दिल्ली से अजमेर तक के शासक थे, चौहान वंश से संबंधित थे। जब उन्होंने चौहान वंश को हराया तो दिल्ली पर कब्जा किया। तो दिल्ली का जो दरवाजा है वो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद खुला है। आगे चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण। तो मोहम्मद गौरी का भारत पर जो प्रथम आक्रमण है वो कौन सा है? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर मोहम्मद गौरी का भारत पर ये प्रथम आक्रमण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम हार। तो मोहम्मद गौरी की भारत में जो प्रथम हार है वो कब हुई? तो 1178 ईस्वी में हुई थी, जब इन्होंने गुजरात, या मैं इसे कह दूं अनिलवाड़, या मैं इसे कह दूं पाटन। जब मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात और अनिलवाड़ या पाटन पे जब हमला किया था, तो ये मोहम्मद गौरी की भारत पे पहली हार है। अगला क्वेश्चन देखें, मोहम्मद गौरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय गुजरात का शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, और वो ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद गौरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय गुजरात का शासक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात का शासक है भीमदेव द्वितीय, या इसी को हम कह सकते हैं मूलराज द्वितीय। तो ये गुजरात का शासक था, और इसने कब हमला किया था मोहम्मद गौरी ने? 1178 ईस्वी में। तो कहते हैं भीमदेव द्वितीय तो एक बालक था। देखिए होता क्या है, मोहम्मद गौरी जब मुल्तान को जीतता है और मुल्तान पर जब हमला करता है, तो हमेशा याद रखिए मोहम्मद गौरी जिस दर्रे से आए थे वो दर्रा था गोमल। तो गोमल दर्रे से हमला किया था मुल्तान और गुजरात पर। तो जब उसने मुल्तान को जीता तो मोहम्मद गौरी को ये लगा कि मुल्तान से जब नीचे उतरेंगे तो आपको गुजरात दिखाई देगा, और गुजरात का जो गुजरात में जो वंश था उसका नाम था चालुक्य वंश, जिसे सोलंकी वंश भी कहते हैं। और इस चालुक्य वंश का शासक है भीमदेव द्वितीय। ये एक बालक है और इसे आसानी से हराया जा सकता है। और इनकी जो भीमदेव द्वितीय है
वास्तव में तो इनकी माता ही पूरे राज्य का एक प्रकार से शासन कर रही थी, जिसका नाम था नायिका देवी। तो मोहम्मद गौरी को लगा कि एक बालक या एक महिला को हराना आसान है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मेरी भारत पर पहली हार हो जाएगी। जब मोहम्मद गौरी ने ये सोचकर जब गुजरात पर हमला किया कि एक बच्चा और एक माता यहाँ पे शासन कर रही है, तो कहते हैं नायिका देवी ने एक ऐसा क्षेत्र चुना जो एक प्रकार से ऊबड़ खाबड़ था, ताकि मोहम्मद गौरी की सेना को आसानी से वहां हराया जा सके। इसलिए नायिका देवी ने आबू पर्वत के नजदीक वो स्थान चुना जहां मोहम्मद गौरी की सेना को हराया जा सकता है। एक भारतीय महिला जिसका नाम नायिका देवी है, इन्होंने आबू पर्वत के नजदीक कयांद्रा नामक स्थान में कह दूं कयांद्रा के युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया। याद रखिए, भारतीय इतिहास में आपको कयांद्रा का युद्ध कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये जो कयांद्रा का युद्ध है, ये मोहम्मद गौरी और इस भीमदेव द्वितीय और इनकी माता नायिका देवी के बीच में हुआ था, आबू पर्वत के नजदीक, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और नायिका देवी और भीमदेव द्वितीय जीत गए। मोहम्मद गौरी की भारत पर ये पहली हार थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बंगाल और बिहार विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। अब यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो आपका आंसर क्या जाएगा? बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं, इसने औदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, जिसे बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल पर आक्रमण किया, उस समय बंगाल का शासक कौन था? तो उस समय बंगाल का शासक कौन है? तो हम बता देंगे, लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन उस समय शासक है बंगाल का, जब बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गौरी का सेनापति है, जब उसने बंगाल पर आक्रमण किया है। अगला क्वेश्चन देखिए,
मोहम्मद गौरी के प्रमुख दास या गुलाम। तो मोहम्मद गौरी के प्रमुख दास और गुलाम की अगर हम बात करें तो एक है कुबाचा, दूसरा है यल्दोज और तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और याद रखिए, जो मोहम्मद गौरी ने क्षेत्र जीते थे भारत में, उन विजित क्षेत्रों का प्रतिनिधि या प्रबंधक जो नियुक्त किया था वो ऐबक को किया था। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो विजित क्षेत्र भारत में जीते गए थे मोहम्मद गौरी द्वारा, उनका प्रशासक, उनका प्रबंधन ये देख रहे थे ऐबक। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इन्होंने यहीं पर एक गुलाम वंश की नींव रखी और गुलाम वंश की नींव रखते ही दिल्ली सल्तनत भी शुरू हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इन तीन में से कुतुबुद्दीन ऐबक महत्वपूर्ण किरदार है ना। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु है वो 1206 में दम्यक नामक स्थान पर, तो 1206 में दम्यक नामक स्थान पर हुई। और मोहम्मद गौरी जिस वंश से संबंधित है, जिस वंश से संबंधित है उसे कहते हैं ससबनी वंश। तो ये ससबनी वंश से संबंधित आते हैं मोहम्मद गौरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने वो क्वेश्चन किए कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मोहम्मद गौरी पर। एक क्वेश्चन और याद कर सकते हैं कि किसके सिक्कों पर किस मुस्लिम शासक, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो हम बता देंगे मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर बनी हुई थी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे एसके की 3 पुस्तक है। एक एसके की बुक है सामान्य ज्ञान व्रत, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। आजकल के जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उन एग्जाम में अच्छे लेवल के पर्सन आने लगे हैं और उन सभी अच्छे लेवल के पर्सन की तैयारी के लिए हमें एक अच्छे स्तर की पुस्तक भी पढ़नी होती है। तो ये जो सामान्य ज्ञान व्रत है, ये एक अच्छी पुस्तक है सामान्य ज्ञान के लिए। इसमें आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। एक हमारे पास एसके की सामान्य ज्ञान है। ये सामान्य ज्ञान आपको यूजफुल होगी एसएससी, जीडी और एमटीएस के लिए। इस पुस्तक की सबसे खास बात ये है कि इस पुस्तक में 2011 से अब तक के जितने भी पर्सन हैं उनके सबके चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किए गए हैं। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएगी। मैं तो कहता हूं एसएससी, जीडी और एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है। आप बहुत जल्द इस तैयारी में जुट जाइए। इस पुस्तक को खरीदकर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इससे बेस्ट बुक इस मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। एक एसके की एसएससी द्वारा जो आयोजित है मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन
भर्ती परीक्षा के लिए हमने ये बुक निकाली है। अच्छी पुस्तक है। आप इन तीनों पुस्तक को खरीदकर अपने सामान्य ज्ञान को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप खरीद सकते हैं। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी, एमटीएस और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।